हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? इंग्लिश सब क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी मैथ की जो दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें अपन क्या है, प्रमेय अप्रमेय और प्रमेय सिद्ध करना सीखेंगे, जो कि आपके पेपर्स में 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अपन आज अपने ये 4 नंबर पक्के कर लेंगे, जिससे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आप आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। अपन को पहले थोड़ा रिवाइज करा दूं मैं। जो अपनी पहली क्लास में बताया था मैंने, परिमेय संख्या। तो मैं बता दूं थोड़ा सा। परिमेय संख्या यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का या में अंश और हर और हर अंश और हर दोनों कैसे हो, पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो, और हर का मान कभी 0 ना हो, तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? यदि किसी संख्या में अंश और हर का मान कैसा हो, एक पूर्णांक हो, और उसके हर और जो उसका हर है ना, वो कभी 0 ना हो, तो ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? तो ऐसी संख्या को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +5, +6, +5, +6, ये कैसी संख्या है? तो ये अपनी परिमेय संख्या है। इसमें 0 भी आता है। 0 भी आता है। ओके। उदाहरण के लिए ये भी देख लीजिए। जैसे कहीं लिखा होता है 3/5, या 6/9, 2/3, समझ गए? या फिर 5, 7, 9। तो इन सभी संख्याओं के नीचे अपन 1 मान लेते हैं, जिससे ये भी P/Q के फॉर्म में दिखने लगती है फिर अपन को। ठीक। अगर किसी भी संख्या के बटे में कोई भी संख्या ना हो, तो उसके बटे में अपन 1 मान लेते हैं, जिससे वह संख्या अपन को परिमेय संख्या दिखने लगती है। ठीक है। अब अपन का ये दूसरा ऑप्शन आता है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे वे संख्याएं जिनका मान रूट रूट के अंदर हो, और अंडर रूट के अंदर
की संख्या एक अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो? एक अभाज्य संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? बे संख्याएं जो रूट के अंदर हो और अभाज्य संख्या हो, उनको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए तो जैसे √3, √5, √7, √2, ये कैसी संख्या है? ये अपनी अपरिमेय संख्या। और एक पाई, ये भी अपनी एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? अपन को एक चीज और पढ़नी है, तो अब अपन को पढ़ना है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिनका मासा कितना हो? हमेशा एक हो। कैसी संख्या? जिसका मोबाइल गुणनखंड कैसा हो? एक। उनको अपन सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। किसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या? वे संख्याएं जिनका मासा कैसा हो? जिनका मासा एक हो, उसको अपन सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसको थोड़ा अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं किन्हीं किन्हीं दो संख्याओं किन्हीं दो संख्याओं का मासा सदैव मासा एक हो, तो उन्हें हम सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कहते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का मासा कैसा हो? किन्हीं दो संख्याओं का मासा एक हो, तो उन्हें अपन सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वे दो संख्याएं केवल एक से ही विभाजित हो। कैसी? और वे संख्या केवल एक से विभाजित हो। किससे हो? केवल एक से विभाजित हो। उदाहरण के लिए अपन लिख लेते हैं, जैसे 3 और 4, 5 और 7। ये कैसी संख्या है? ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है क्यों? क्यों? इनका मासा कितना है? इनका महत्तम समावर्तक कितना है? एक है। ऐसा ही सेम इसमें है। देखो 5 और 7 में कुछ कॉमन है? एलसीएम लेके देख लो, वो एचसीएफ लेके देखो। तो 5 5 और 7 बन जाए 7। इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो केवल एक ही कॉमन है इनके अंदर। क्या कॉमन है? केवल 1। तो ये दोनों कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, एक कंडीशन और है इसमें। सहअभाज्य संख्या होने
के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे अगर सहभाज्य संख्या में दोनों संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, अगर एक संख्या भाज्य और एक संख्या अभाज्य है तो भी वो संख्याएं कैसी होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। बस उनका दोनों संख्याओं का मासा एक होना चाहिए, मतलब उनके जब गुणनखंड किए जाएं तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर मिलना नहीं चाहिए कि वो एक संख्या में भी है और दूसरी संख्या में भी है। जैसे कि अपन ने ये ले ली, जैसे उदाहरण के लिए 14 और 21 ले लिए अपन ने, ठीक है, 14 और 21 ले लिए। तो इसमें जब इनके अपन गुणनखंड करेंगे 14 के और 21 के, तो यहाँ देखो पहले अपन 2 से कट करेंगे इसको तो 7 बार, और ये 7 बन जा 7, और इसको करेंगे पहले 3 से तो 7 7 बार और 7 बन जा 7। जब इनके गुणनखंड अपन करेंगे 2 into 7 और 3 into 7, तो इसमें देखो अपन को एक कॉमन मिल गया ना। देखो 7 कैसे मिल गया, कॉमन मिल गया है इसमें अपन को। तो इसलिए ये दोनों कैसी संख्या है, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ गए इस पॉइंट को आप। अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ठीक है, अपना ये हो गया सहवाज किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करके रख लेना, क्योंकि अब जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो इसको एक बार पढ़ के जाएं, क्योंकि आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जामिनर के क्या दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए करणी 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन को सिद्ध करने के लिए अपन को सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन इसको परिमेय संख्या मानकर इसको हल करेंगे तो अगर बाद में उसके पीवटी क्यों में अगर इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक निकले तो कैसी परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। और अगर नहीं निकले तो फिर आप जानते ही हो अपरिमेय संख्या है। और मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि √3 कैसी संख्या है, आप देख के ही बता देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन एग्जामिनर को हल के साथ चाहिए, उसको कॉपी पर चाहिए, तो अपन इसको हल करके दिखा देंगे उसको, ठीक है। तो अपन इसमें लिखेंगे पहले, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो इसको अपन कैसे फॉर्म लेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे बराबर √3, ठीक है। जहां यहाँ कोष्टक में लिखेंगे जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। कैसे हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P/Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तभी ये परिमेय संख्या मानी है अपन ने। और ये दोनों कैसी संख्या, दोनों सह अभाज्य संख्या है। Q बराबर 0 नहीं, और ये अपन ने क्यों माना Q बराबर 0 नहीं, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानी है तो Q बराबर 0 नहीं होगा उसमें।
अब अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, पी बटे क्यू और रूट क्यू। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर रूट करनी तीन, इसका स्क्वायर होगा तो ये कितने बचेंगे, तीन। कितने बचेंगे, तीन। तो अपन इसको हल करेंगे आगे, पी स्क्वायर बटे तीन यहाँ आ जाएंगे और क्यू अपने कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, थ्री यहाँ आ गए। इसमें एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन को, ये आगे अपन को काम आएगा। इसमें पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं, इसमें अपन को दिख रहा है कि तीन पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो अपन यहाँ अब एक लाइन लिखेंगे, यहाँ अपन लिखेंगे अतः तीन पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखा अपन ने, अपन ने देखा कि तीन क्या है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ऐसे ही अब जब वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अब वो किसको, पी को भी विभाजित करेगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे तो तीन पी को भी विभाजित करेगा। किसको करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। अब ऐसे अपन क्या करते हैं कि अब ये हो गया, तो अब इसको अपन क्या मान लेते हैं, पी स्क्वायर को, पी को अपन क्या मान लेते हैं, थ्री के मान लेते हैं। माना कि पी बराबर तीन के, क्या मान लिया, पी बराबर तीन के। तो अब पी का मान अपन किस में रखेंगे, तो अपन पी का मान रखेंगे इस वाले मान में। पी का मान अपन किस में रखेंगे, इस मान में। पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। तो अपन ने पी का मान इसमें रखा, पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। तो अपन जब पी का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाइन के स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। तो ये थ्री से ये थ्री बार कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, थ्री के का स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर। तो अपन के स्क्वायर बराबर, अब ये क्यू स्क्वायर बटे थ्री इसके नीचे ले लेंगे, इसके इसके नीचे ले लेंगे। अपन आपको ये तो मानना पड़ेगा, तभी इस सवाल का हल, तभी ये सवाल हल होगा। तो आप इस बात को जरूर याद कर लेना कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप सबसे ज्यादा मेन है, क्योंकि अगर पी का मान नहीं होगा तो अपन आगे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ लोगे, लेकिन इसके बाद जब जो ये पी का मान होगा ना, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो के बराबर क्या होगा, क्यू क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू स्क्वायर बराबर तीन। तो अपन ने देखा कि ये भी थ्री से कट रहे हैं, मैं थ्री का भाग इसमें भी जा रहा है क्यू में, तो अपन यहाँ भी लिखेंगे अतः तीन क्यू स्क्वायर को भी विभाजित विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, अतः क्यू थ्री क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो थ्री क्यू को भी विभाजित विभाजित करेगा। हो गया यहाँ तक। अब आपने देखा होगा, मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी सबसे ऊपर, पी क्यू कैसे है, दो पूर्णांक हैं, पी और क्यू एक के अतिरिक्त कोई भी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये तीन से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब पी में तीन का गुणा तीन होंगे पहले से, तभी ये तीन से विभाजित हो रहा है। तो इसमें भी उभयनिष्ठ तीन है और इसमें भी उभयनिष्ठ तीन है, देखो ये भी तीन से विभाजित हो रहा है। तो दोनों में एक के अतिरिक्त तीन उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आपको दिख रहे होंगे दोनों में कैसे तीन उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको आप दिख रहे होंगे पहले ही से ही। देखिए तीन से पी स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है और तीन से क्यू स्क्वायर भी विभाजित हो रहा है।
और अपन ने क्या लिखा था, दोनों कैसे, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों कैसी संख्याएं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अपन अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। कैसा, क्या लिखेंगे अपन इसमें, तो अपन इसमें लिखेंगे, अब ये वाली लाइंस लाइंस क्या है, याद करने वाली हैं, आपको याद करनी पड़ेगी। अतः 3 पी पी और क्यू का उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास करता है। जो अपन ने माना था ना कि माना कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है, तो अपन इसमें लिखेंगे जो कि पूर्व कल्पना का क्या विरोधाभास करता है, विरोधाभास विरोधाभास करता है। क्या करता है, विरोधाभास करता है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए या अतः √3 एक अपरिमेय, कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। एक सेकंड। सॉरी, थोड़ा काम आ गया था, सॉरी। चलो अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं एक बार और आपको बता दूं। सबसे पहले इन सवालों में करना क्या होता है, जो भी जिसका, जैसे अपन को बोला जाए सिद्ध कीजिए करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसको ही परिमेय संख्या मान लेना है। अपने हिसाब से पहले लिख दिया, माना कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है या √3 एक परिमेय संख्या है, बस उनको अपन क्या करना है, सबसे पहले p/q के फॉर्म में लिखा, बराबर में उसको संख्या को लिखा, क्योंकि यही होता है p/q माने परिमेय संख्या है, तो इसको बराबर में लिखा, परिमेय संख्या बनाया। देन उसके बाद अपन को ये वाली लाइन लिखनी है कोष्टक में, जहां p और q दोनों पूर्णांक है। p और q कैसे है, दोनों पूर्णांक संख्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ना परिमेय में, कि परिमेय जब के p उसके अंश और हर कैसे हो, पूर्णांक हो, तो वो और क्या, हर कैसा हो, 0 के बराबर नहीं हो। तो देखो हर में q है, तो मैंने q बराबर 0 नहीं है, दोनों कैसे पूर्णांक संख्याएं हो गई। और इसमें लास्ट उसमें तुरंत बाद लिखा, p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो p और q में कैसे, देखो अभी एक ही अविनाश गुणनखंड है और तो कोई अविनाश गुणनखंड नहीं, और दोनों कैसी संख्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है।
अब अपन आते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, जो मैंने वर्ग किया, जैसे पी और पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 3 कर, रूट रूट गुणा रूट होता है, स्क्वायर करते हैं रूट गुणित रूट, तो ये क्या है, स्क्वायर हट जाता है, ये रूट हट जाता है और संख्या बाहर निकल आती है, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं अब, इसमें क्या किया अपन ने, इसको पहले ऐसे बदला, इस क्यू स्क्वायर को 3 के इंटू में ले गए, ठीक है, और फिर इसके बाद दूसरे तीसरे स्टेप में अपन पी स्क्वायर बटे 3 कैसे नीचे लेकर आए और क्यू बराबर में रहने दे। फिर अपन ने देखा कि तीन, जो 3 है ना वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जो अतः 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो पी को भी विभाजित करेगा, जब वो पी स्क्वायर को विभाजित कर, जैसे इसको मान लो ये 2 है, ऐसे नहीं, ऐसे 2 स्क्वायर बटे 2, ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर इसको भी विभाजित कर रहा है और इसको भी, जो तो वो इसको भी विभाजित करेगा, तो ऐसे ही जब पी जब 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा। अपन को क्या करना है, इसको बस ये आपको ये वाली लाइन हमेशा याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसी है, इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, बाकी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बस फिर क्या करना है, अपन को p की जगह 3k का मान रखना है, तो पी स्क्वायर की जगह अपन ने जब 3k रखा तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, और k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर आ गया। अब ये वाले 3 से अपन ने ये वाले 9 कट कर दिए, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3 बार कट गए, तो ये 3k स्क्वायर बराबर में यहाँ अपना क्या आ गया, q, और ये q स्क्वायर कैसा होगा, क्यू स्क्वायर। अब ये वाले 3 है ना, ये अपन क्यू के बटे में ले गए, और के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बटे 3, तो अपन ने यहाँ देखा कि क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और इधर 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, जब वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, तो अपन ने यहाँ देखा कि ये वाले 3 और ये वाले 3 दोनों में आ रहे हैं, मतलब दोनों संख्याओं में आ रहे हैं, इस वजह से इन दोनों के इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 कैसा होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो अपन ने फिर क्या लिखा कि यह क्या हो गया, अर्थात 3 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि पूर्व कल्पना कल्पना का विरोधाभास करता है, जो अपन ने माना था ना कि करणी 3 या वो रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या करता है, विरोध कर रहा है, इसलिए अपन ने लिखा हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था, ये आपका आंसर हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट सवाल है, वो नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको जैसे मैंने किया है सेम वैसे ही करना है। मैंने उसमें माना कि में क्या क्या माना था, माना कि में माना कि जब पी स्क्वायर का मान निकल रहा था तो पी स्क्वायर बराबर क्या माना था, 3 के। अब आपको पी बराबर क्या मानना है, 2 के, क्या मानना है, 2 के। सेम सवाल है, सेम करके देखना आप, जब आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि सर हमें ये करनी 2 वाला नहीं आया समझ में, मैं आपको एक वीडियो और ला के आपको वो वाला ये वाला सवाल सॉल्व करा दूंगा। अब अपना नेक्स्ट सवाल आता है, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपना दूसरा सवाल कैसा है, 3 रूट 2 एक कैसी अपरिमेय संख्या है, तो अपन को क्या समझना है इसमें, वही स्टेप फिर से अपनाना है, माना कि माना कि 3 रूट 2 एक आ सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय सिद्ध करने, एक परिमेय कैसी है, एक परिमेय संख्या है, माना कि कैसी संख्या है, रूट 3, 3 रूट 2 कैसी संख्या है, तो वो एक परिमेय संख्या है, इसमें ही वही लाइंस लिखने हैं, माना इसको अपन फिर से उस तरह से लिखेंगे, कैसे, p बटे q के रूप में लिखेंगे, p बटे q बराबर 3 रूट 2, ठीक है, ऐसे लिख दिए अपने, और फिर वही वाली लाइनें लिखेंगे अपन, माना कि अर्थात जहां p बटे q दो कैसे हैं, पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन जहां p और q कैसे हैं, p और q दोनों पूर्णांक, दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, दोनों
पूर्णांक हैं। दोनों कैसे हैं? पूर्णांक हैं। जिसमें जिसमें q बराबर 0 नहीं तथा अरे यार, तथा p और q से अभाज्य संख्या है। p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब इसमें भी अपन इसमें क्या करेंगे? अपन इसमें भी अपन को कुछ नहीं करना है। इसमें तो अपन सीधा पक्षांतर करेंगे। तो p बराबर 3q√2। ठीक है, तो अपन इसमें कुछ नहीं करेंगे। p बटे q, इसको ये वाला 3 है ना, जो ये वाला 3, इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन p के बटे में लाएंगे। तो यह क्या होगा? p बटे 3q बराबर √2। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि √2 कैसी संख्या है? मैंने बताया था ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या बताया था कि रूट वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर जब आप इसका स्क्वायर करके निकाल भी लोगे तो इसका कुछ ऐसा मान, पॉइंट में मान आता है, पॉइंट के बाद मान आएगा इसका 1.141 ऐसा कुछ मान आएगा इसका। ठीक है, तो इसका फिर पूर्ण मान ही नहीं है, तो इसको एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। चूंकि p तथा q पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। देखो इसमें 3 गुणित में है, लेकिन ऊपर तो नहीं है इसमें 3। कैसे? इसमें p ऊपर है, ऊपर तो नहीं है। गुणित में सहभाज्य एक ही होना चाहिए। तो इसमें देखो एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो ये बना रहने दो, इससे अपन को क्या दिक्कत है? इसमें 3 को गुणित में बना रहने दो, अपन को क्या दिक्कत है इससे? अगर ऊपर भी होता ना 3, तो अब ये सहभाज्य नहीं होती फिर संख्याएं। सहभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है? तो सहभाज्य होने के लिए कंडीशन है कि दोनों संख्याओं का मासा एक होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, चूंकि अपन लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक है। तथा 3 भी पूर्णांक संख्या है। 3 भी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए इस इसलिए इसलिए p बटे 3q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि रूट एक जबकि जबकि √2 एक अपरिमेय, √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास परिणाम गलत। हमारा मानना कैसा हुआ? ऐसा विरोधाभास प्राप्त हुआ। अपन को ऐसा क्या हुआ? विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो अपन इसमें भी अब ऐसी ही लाइन लिखेंगे, अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई। अतः हमें विरोधाभास भास अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। मतलब हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, जो हमने कल्पना की थी वो हमारी गलत हुई। हमारा विरोधाभास प्राप्त हुई। जो
कल्पना हमने की थी वो गलत सिद्ध हुई। कैसी हुई? गलत सिद्ध हुई। इसलिए या अतः अतः 3√2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। 3√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होंगे आप लोग, 3√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आपको थोड़ा इसको और एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा रिवाइज करा दूं। माना कि इसमें भी अपन को वही सब करना है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, फिर उसको अपन वैसे ही लिखना है जैसे पहले वाले सवाल में लिखा था, p बटे क्यू में लिखा, बराबर में 3√2 लिखा। फिर वही लाइंस लिखी जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, जिसमें q बराबर नहीं है 0 के, तथा p और q दो कैसी हैं? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देन उसके बाद फिर अपन क्या करना है, इसको p बटे क्यू में लिखा था, तो ये वाले 3 है ना, ये वाले 3 अपने यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। तो अपन ने लिखा p बटे 3q बराबर √2। अब √2 अपन ने यही पहचान लिया कि ये सवाल, ये √2 कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या। तो अब जब ये इसके साथ है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। फिर अपन को क्या लिखना है? चूंकि p तथा q कैसे हैं? पूर्णांक हैं। तो जब परिमेय संख्या होती है तो उसमें p बटे q कैसे होते हैं? अंश और हर कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो देखो इसमें p और q कैसे हैं? पूर्णांक हैं, तथा q भी पूर्णांक है। तो देखो p q भी 3 भी कैसी है? 3 भी कैसे है? 3 एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद जब 3 अपन और एक बात और सिद्ध करनी थी, सहभाज्य। तो इसमें देखो 3 ऊपर नहीं है, नीचे है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों दोनों में होते 3 ऊपर नीचे, तो फिर वो सहभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें एक अलग से गुणनखंड और निकल आता 3। एक तो सब में होता है, उसमें 3 अलग से और निकल आता, तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होती। अब इसके बाद अपन को लिखना है इसमें, इसलिए p बटे 3q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। उदाहरण में ये √2 भी थी, तो अपन को पता है कि ये √2 एक ऐसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो विरोधाभास किसका प्राप्त हुआ? अपन ने जो माना था ना, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या हो गया? विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो कि हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध यही सिद्ध करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। ये स्टेप आप लोग अगर समझ में भी नहीं आ रही हो तो इन स्टेप्स को याद कर लेना, क्योंकि पेपर में अगर ये सवाल आए ना तो ये आपको आना आना चाहिए, क्योंकि ये आपके 4 नंबर पक्के करेगा ये सवाल। इसलिए आपको ये आना भी चाहिए। और ये परिभाषाएं जो मैं बता रहा हूँ, पेपर में अगर आपके उस चैप्टर में से जैसे कोई 1 नंबर का सवाल आया, तो उसमें क्या करोगे आप? क्योंकि उसमें ऐसे ही पूछे, या तो परिभाषा के बारे में पूछेगा, या आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप इजिली बता देंगे कौन सी संख्या परिमेय संख्या। या जैसे सत्य, ट्रू और फॉल्स में सत्य और असत्य में पूछ लेते हैं। कोई भी जैसे कोई एक सेंटेंस लिख दिया कि अगर किसी किसी संख्या में q बराबर 0 हो तो वह परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? होगी, वह एक परिमेय संख्या होगी। तो फिर आप लिखोगे जब सत्य या असत्य ऐसे करोगे तो ये आपके उस काम में आएंगी ये परिभाषाएं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है अपना, सिद्ध कीजिए 7√2। ये भी सेम सवाल है, उस जैसा ही सवाल इसको भी करना है। अगर आपको नहीं आए तो अपन को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बता देना सर कि मुझे ये वाला सवाल नहीं आया, आप दोबारा से बता दीजिए इसके। अब अपना नया सवाल ये है, सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल छोटे छोटे जो मैंने सबसे पहले बताया था वो ज्यादा बड़ा सवाल है, उसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ये छोटे छोटे हैं इनमें, क्योंकि अपन को पता है √3 सिद्ध है, इसमें सामने इसे ही दिख रही है क्योंकि इसे p बटे के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही अपन उस पक्षांतर करेंगे ना p इन मानों का यहाँ से वहां, अपन को √3 अलग दिख जाएगी, इसे अपन समझ जाएंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन अपने सवाल को शुरू करते हैं। इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, छोटा सा सवाल है ये।
माना कि वही सब फिर से लिखना है अपन को। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर वही लिखेंगे अपन, जहां पहले अपन इसको p/q में लिखेंगे। p/q बराबर 5 - √3। क्या लिखे? 5 - √3। अब फिर अपन को लिखना है जहां p और q से अभाज्य संख्या है। p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और p और q कैसे हैं? दोनों पूर्णांक। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दोनों पूर्णांक भी हैं। और q बराबर नहीं है 0 के। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप जितना डिटेल में लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को जल्दी आपकी वो समझ में आ जाएगी और उससे पता लगेगा कि बच्चे को आता है ये। जितना डिटेल में लिखोगे उतना एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा। तो अपन अब इसमें लिखेंगे, ये अपन ने लिख दिया। अपन क्या करेंगे, इसमें पक्षांतर करेंगे। तो इसमें √3 यहाँ लाएंगे, माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। और ये p/q है, ये प्लस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे? ये अपने माइनस के हो जाएंगे। तो √3 किसके हो जाएंगे? माइनस के। p/q किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो अपन इसमें क्या करेंगे आगे, p का गुणा q का गुणा 5 में करेंगे तो 5q - p/q। समझ गए? तो अब आप इसमें आपको भी दिख रहा होगा क्योंकि गुणा इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। लेकिन इसमें ओवेनेस्ट है, ओवेनेस्ट केवल एक ही है। देखो 5 यहाँ है तो यहाँ तो नहीं है, तो इसमें ओवेनेस्ट एक ही है। इसमें भी देखिए, इसमें p के साथ एक है, इसमें q के साथ एक है, तो इसमें भी ओवेनेस्ट एक ही है। तो अपन ने तो अपन लिखेंगे अतः p और q पूर्णांक है। इसलिए 5q - p/q भी कैसा होगा? पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। परंतु परंतु या या परंतु लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास हुआ। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ, ये लिखेंगे। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 √3 की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
है। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। इसमें मैंने आपको बताया 5 - 3 रूट कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताइए। और अपन नीचे यहाँ ये जरूर लिखना, यही सिद्ध करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। ये आपका आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको बता दूं, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। फिर उसको अपन ने पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा, पी बटे क्यू बराबर 5 - √3। फिर अपन ने एक लाइन में लिखा, जहाँ पी और क्यू दोनों कैसे सहभाज्य संख्याएं हैं, और पी और क्यू कैसे हैं, दोनों पूर्णांक हैं, और क्यू बराबर नहीं है 0 के। फिर अपन ने क्या किया, आगे सवाल को हल किया, जिसमें अपन ने इसको क्यू जो -3 है उसको अपन पक्षांतर किया तो ये प्लस के हो गए, और ये पी बटे क्यू प्लस के हैं, इसके पक्षांतर में आया तो ये माइनस के हो गए। फिर अपन ने क्या किया, जो क्यू का गुणा 5 में किया, इसका भिन्न कहीं फ्रैक्शन किए, ऐसे में कर दिया इसको, इसके बटे में मान लीजिए। तो 1 का क्यू में तो 5 क्यू होगा ये, माइनस, और पी ज्यों के त्यों, क्योंकि बटे में क्यू है ना इसके, तो क्यू बन जा क्यू। और ये वाला स्टेप मैंने खत्म कर दिया, इसमें डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन ने देखा पी और क्यू कैसे, तो मैंने पहले ही माने थे पी और क्यू कैसे हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तो इसमें जो 5 है वो भी, ये भी पूर्णांक में ही आएगा, क्योंकि ये इसमें सहभाज्य एक के अतिरिक्त 5 अगर किसी और में होता तो ये सहभाज्य नहीं होते, लेकिन 5 केवल इसमें है, गुणा में है इसके, तो ये भी पूर्णांक में आएगा। ठीक है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को पता है कि √3 कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, अपन ने सिद्ध की थी ना। तो ये √3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। इस अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ, यहाँ अपन को क्या हुआ, विरोधाभास हुआ, मतलब अपन गलत हो गए, अपन ने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हुई। तो अपन ने क्या लिखा, इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट सवाल है अपना, नेक्स्ट है अपना ये ये वाला सवाल उस जैसा ही है, सेम टू सेम जो बताया था ना, 3 √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था। इसके बाद अपना ये लास्ट और अंतिम सवाल है आज का। इसमें ये भी अपन को वैसे ही करना है, इसमें अपन को भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें वही सब स्टेप करने हैं फिर पुराने वाले। अपन ने क्या किया, अपन ने माना माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसको भी अपन ने वैसे ही लिखा, P बटे Q बराबर 1/√2। कैसे लिखा, P बटे Q बराबर 1 जहाँ P और Q कैसे हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तो जहाँ जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0 के, और सहभाज्य भी है। P और Q सहभाज्य है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अपन क्या करेंगे, अब P और Q, जिसमें जो तुम आप समझ गए होंगे, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि सहभाज्य है तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा इसमें। अब दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इससे पहले थोड़ा अपन इसको हल कर लें, तो अपन ये रूट का गुणा इसमें कैंची गुणा करेंगे, तो रूट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, Q बराबर √2P। अब दोनों पक्षों का, अब अपन इनका वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का क्या क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया। तो Q² बराबर 2P²। अब ये 2 है ना, वो इसके बटे में आ जाएंगे, तो 2 किसके, इसके बटे में आ जाएंगे। तो Q² बटे
दो बराबर पी स्क्वायर। अतः अब अपन को वो √3 वाली पूरी प्रोसेस ऐसे ही करनी है जैसे उसमें की थी। अब अपन को ये वाली प्रोसेस इसमें करनी है, सेम टू सेम। अब वही लाइंस लिखनी है। अतः दो क्यू स्क्वायर को क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यू स्क्वायर क्या करता है, विभाजित करता है। तो फिर क्या, तो दो क्यू को भी विभाजित करेगा। समझ गए आप? जब वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे अब अपन क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे, जैसे अपन उसमें लिए थे ना। तो अपन क्यू स्क्वायर बार क्या ले लेंगे, तो क्यू 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 बराबर दो के ले दो के माना, या माना कि क्यू बराबर दो के। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ माना। ठीक है। अब क्यू बराबर दो के लिखेंगे तो अपन को इसका मान किस में रखना है, इस वाले समीकरण में। इसको अपन एक लिख लेते हैं। क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर, आप ये लाइन लिखो या ना लिखो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। तो अपन ने ये वाला वो लिया अपन ने, ये वाला समीकरण पहला। तो इसमें लिखे अपन क्यू स्क्वायर बराबर दो के, सॉरी दो के नहीं है इसमें, क्यू स्क्वायर बराबर टू पी। ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की जगह टू के लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, फोर के का स्क्वायर बराबर टू पी स्क्वायर। ठीक। तो ये टू से ये फोर कट जाएंगे, टू से क्या हो जाए, ये फोर कट जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर टू पी का स्क्वायर। अब ये वाले टू है ना, ये टू कहाँ जाएंगे, तो ये चले जाएंगे पी स्क्वायर के बटे में। तो अपन ने देखा ना, यहाँ यहाँ देखो टू क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था तो क्यू को भी कर रहा है। तो अपन लिखेंगे अब अतः अतः दो पी स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो पी दो दो तो तो दो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब अपन इसको क्या लिखना है, तो इसमें मैंने देखो पहले वाले सवाल में क्या लिखा था, पहले वाला सवाल है ना, इसमें देखो ये लिखा था ना। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस सवाल के लिए सेम टू सेम चीजें कैसे बदलेंगी। देखिए क्या है इसमें, इसमें कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है। चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको वही बता दे, देखो उसमें अपन ने क्या लिखेंगे, उसमें थ्री की जगह टू लिखेंगे। अतः दो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास करता है, क्योंकि अपन ने उसको क्या माना था, सहअभाज्य संख्या माना था। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः दो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि पूर्व कल्पना का विरोधाभास करता है। तो क्या लिखेंगे अपन, अतः
अतः p और सॉरी अतः 2p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास विरोधाभास करता है। क्या करता है? जो भी हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। अतः इसलिए √1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, या इसलिए इसलिए 1/√2 एक परिमेय परिमेय संख्या नहीं है। अतः अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। √1/√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख देना, जिससे मुझे पता चल सके आपको ये क्लास कैसी लगी और ये सवाल आपकी समझ में आए हैं या नहीं आया है। जो सवाल जो मैंने आपको करने के लिए दिए होमवर्क में, ये आप जरूर करके देखना, जिससे आपको पता चल सके मैंने जो पढ़ा है वो आपकी समझ में आया है या नहीं। और जो सवाल ना आए उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे आने वाली वीडियो में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो वाले सवाल भी समझा दूंगा, जिससे अगर परीक्षा में वो आते हैं तो आप अच्छे से करके आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।